Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. Kids, as we have already done our half chapter of air around us in first video. So let's continue with remaining parts of this chapter. That is dust and smoke. The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. हमें पता है कि फ्यूल के बर्निंग से स्मोक निकलती है, मीन्स धुएं प्रोड्यूस होते हैं और स्मोक में बहुत सारे गैसेस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और जो ये व्हीकल है जो फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, और यह क्या है, रोड पे चल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो डस्ट पार्टिकल्स जो रोड पे हैं और जो इनसे गैसेस निकल रही हैं, ये सारे मिक्स्ड फॉर्म में कहाँ आ जाते हैं, हमारे सराउंडिंग, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, जो हमारे लिए अक्सर हार्मफुल होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज। इसलिए क्या है, चिमनीज जो फैक्ट्रीज में लगे होते हैं वो बहुत ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, जिससे क्या है, धुआं लाइट होने के कारण ऊपर की ओर जाए और हम जो अर्थ पे रह रहे हैं वो हम लोग सारे सही से रह पाए, हमें इन गैसेस से कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इतने भी बच नहीं पाते, हम पे भी इफ़ेक्ट होता ही है। इन फ्यूल्स के बर्निंग से जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, उसका हम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बट थोड़े इफ़ेक्ट को बचाने के लिए वो चिमनी को अपनी तरफ से ऊपर की तरफ लगाते हैं, जिससे कि हमें कम से कम हार्म पहुंच सके। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक्स एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोजेज बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। हम तो इनसे थोड़े बहुत बच जाते हैं क्योंकि वो ऊंचे में लगाए होते हैं, लेकिन जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं आसमान में, वो इनसे नहीं बच पाते। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। हमें पता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह क्या है, एयर और गैसेस से ही तो बना हुआ है। और ये सारे गैसेस किस में एम्बेडेड हैं, डस्ट और स्मोक सारे इसमें गैसेस में, हमारे जो सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है उसमें फैले हुए हैं। और ये डस्ट पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं, ये क्या है, ब्लोइंग विंड, जो हवा चलती है तो उसके साथ बह के आते हैं। जो ट्रैफिक है रोड्स पे वो उनसे होते हैं, डस्टिंग होम्स में होती हैं, उससे भी बाहर की तरफ लोग क्या करते हैं, डस्ट स्वीप करते हैं और बाहर की ओर फेंक देते हैं। और ये सारे उड़कर हमारे फ्लाई होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इंडस्ट्री से भी वेस्ट क्या है, पानी में, जो उसके सामने नदी हो या बाहर के एरिया है सराउंडिंग्स, वहाँ वो क्या करते हैं, वहाँ वो थ्रो आउट कर देते हैं। एक्टिविटी 4, find a sunny room in your school home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Okay? तो क्या कह रहे हैं, इस एक एक्टिविटी हमें करने को कहा जा रहा है, उसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें उस रूम्स के सारे विंडोज़ डोर सबको क्लोज़ कर देने हैं। और क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस डोर विंडोज़ को क्लोज़ करने के बाद, डोर्स और विंडोज़ को क्लोज़ कर देंगे रूम का, तो क्या होगा, रूम में डार्कनेस आ जाएगी, रूम में अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे रूम में आपने देखा होगा कि थोड़ी भी रोशनी, अगर कहीं से थोड़ी भी लाइट पास हो रही है तो वह क्या है, वह हमें बहुत अच्छे से हम उसको लुक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of sunlight. अब हमें क्या करना है, डोर्स या विंडोज जो सन की तरफ किए हुए हैं उसमें से एक छोटा सा एक हॉलो करनी है, हम ऐसा कह सकते हैं, स्लीट, हम कोई भी ओपनिंग को कह सकते हैं जो लॉन्ग नैरो है, उसमें किसी भी चीज़ में, किसी भी डोर्स में या विंडोज़ में अगर आपने लॉन्ग नैरो कट कर दिया या एक ओपनिंग डाल दी, उसे यहाँ स्लीट कहा जा रहा है, जिससे कि क्या है, हम देख सके उस लाइट को। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ एक स्मॉल ओपनिंग की
गई है जहाँ से बीम ऑफ सनलाइट्स आ रहे हैं। बीम ऑफ सनलाइट क्या है? जब बहुत सारे लाइट्स, अ ग्रुप ऑफ लाइट इन कलेक्शन वे में, जब अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज व्हेन कम्स आउट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ सोर्स ऑफ लाइट क्या है? यहाँ सोर्स ऑफ लाइट हमें पता है कि रूम में हमने देखा है कि कहाँ से सन की लाइट आ रही है, तो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है सन, और यहाँ अ ग्रुप ऑफ लाइट इस होल से, इस स्लिट से आ रहे हैं, जिस कारण हमने इसको अ बीम ऑफ लाइट का नाम दिया है। ओके, तो बीम ऑफ लाइट क्या आ रहे हैं? इस स्लिट से पास ऑन हो रहे हैं इस रूम में बीम ऑफ लाइट क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? क्या आपको इनसे, जैसे ये जो रोशनी आ रही है यहाँ से, क्या आपको कुछ भी नज़र आता है? ये आपको इस डायग्राम में, इस फिगर 11.7 में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपने रूम में देखोगे, कहीं भी विंडो के पास आप थोड़ा एक होल करके, या फिर कहीं से भी थोड़ी बहुत रोशनी जहाँ से आ रही होगी वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से दिखेगा कि हाँ, अगर आपने इस जगह को अगर आराम से देखा तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, इस जगह में क्या है, टाइनी पार्टिकल्स, आपको कलरफुल टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे, जो आपको जहाँ से लाइट आ रही होगी वहीं से दिखेंगे और कहीं से ये नहीं दिखेंगे आपको। तो क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हाँ, जब आप ओपनिंग्स देख रहे हो तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जहाँ से ये लाइट्स आ रहे हैं वहाँ आपको टाइनी पार्टिकल्स एज अ डस्ट के जैसे दिखेंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि यह सिर्फ लाइट नहीं है, इस लाइट के साथ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट भी एंटर कर रहे हैं उस रूम में जहाँ से वो रोशनी आ रही है। तो ये आपको एक्टिविटी समझ में आई कि कैसे हमारे रूम्स में या कहीं भी होल है वहाँ से सनलाइट के साथ या किसी भी लाइट के साथ आपको क्या एंटर कर रहा है? उन लाइट के साथ हमें डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर करते हुए दिखते हैं। What are these particles? These particles are nothing but it is dust that is present in our surroundings. During winters, you might have observed similar beam of sunlight filter through the trees, in which dust particles appear to dance merrily around. अगर आपको पहले चैप्टर शैडो में पढ़ा हुआ होगा, हमने देखा हुआ है कि कैसे प्लांट्स में, हम प्लांट्स के सराउंडिंग से देखते हैं। प्लांट्स में क्या है, जब प्लांट्स के किसी भी स्टेम में पत्तियां होती हैं तो वो क्या है, उनके बीच में भी होल होते हैं, थोड़े बहुत जगह स्पेसेस होते हैं, जिससे क्या दिखता है, हमें सनलाइट अक्रॉस उनके पास होते हुए ग्राउंड पे दिखते हैं। तो अगर आप वहाँ भी ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उन लाइट के थ्रू भी, और वो डांस कर रहे हैं, जैसे कि मूविंग। अगर आपको मूविंग पार्टिकल्स दिखेंगे तो ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ, वो डांस कर रहे हैं, तो हमें ऐसा ही फील होगा कि वो कुछ नहीं, वो डांस कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स। बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो आ रहे होते हैं और वो फ्लाइंग वे में होते हैं, वो विंड के साथ आ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि वो डांस कर रहे हैं। ओके, लेकिन वो क्या हो रहे होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे सराउंडिंग से विथ एक एयर होने के कारण, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के प्रेजेंस होने के कारण वो हमें ऐसे दिखते हैं। This shows that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. ऐसे यहाँ लिखा गया है टाइम टू टाइम। इट मीन्स आपको ये पता है कि मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून से मॉर्निंग टू इवनिंग क्या है, व्हीकल्स की आना जाना हमारे रोड्स पे ज़्यादा होता है, क्योंकि स्कूल टाइम, ऑफिस टाइम होते हैं, तो उस टाइम व्हीकल्स ज़्यादा दिखते हैं। अगर व्हीकल्स ज़्यादा होंगे तो स्मोक भी ज़्यादा होगी, और स्मोक ज़्यादा होगी तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी ज़्यादा फ्लाई ओवर करके हमारे सराउंडिंग में फैले हुए होंगे, और वो स्मोक के साथ मिले हुए होंगे हमारे एयर में। लेकिन क्या है, जैसे ही नाइट का समय होता है वैसे ही क्या है, लोग ट्रैवलिंग बंद कर देते हैं, जिनको भी ऑफिस या स्कूल जाना है वो उनकी टाइम ओवर हो जाती है, तो क्या है, रोडवेज पे कम व्हीकल दिखते हैं और कम लोग दिखते हैं, और व्हीकल जहाँ कम होंगे तो वहाँ ऑब्वियस है कि वहाँ पॉल्यूशन कमी हो जाएगी और डस्ट पार्टिकल्स भी आपको कम ही दिखेंगे। वी इनहेल, और लिखा है प्लेस टू प्लेस,
आपने देखा होगा दिल्ली में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। ओके, तो ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, जबकि दिल्ली में ज़्यादा है लेकिन हम किसी विलेज एरिया में चले जाएं तो ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े टाउन में, बड़े सिटी में क्या है, कार वगैरह ज़्यादा लोग ड्राइव करते हैं और हर किसी को दूर जाना है तो हर कोई अपना व्हीकल ही प्रेफर करते हैं। लेकिन गाँव में लोग कम दूरी तय करनी होती है और वह क्या करते हैं, वह बाईसाइकिल भी यूज़ कर लेते हैं, अपने बाय आवर ऑन लेग्स भी चले जाते हैं, वह खुद पैदल भी चले जाते हैं। तो वो उन्हें ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि वह हर समय अपने साथ व्हीकल 4 व्हीलर लेके जाएं, या फिर वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती, क्योंकि वहाँ की क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन भी कम होती है। तो ये सब रीज़न बाय रीज़न फैक्ट करते हैं। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आउट आवर नोस्ट्रिल्स। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। हम देखते हैं कि हमें पता है कि हम मुंह से और नाक से, नोज से अपने सांस लेते हैं, लेकिन क्या है, हमारे नोस्ट्रिल का जो पैसेज एरिया है, यहाँ जो होल्स है, उसमें क्या है, म्यूकस होता है, एक चिपचिपा, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो हमारे नोज़ में होते हैं प्रेजेंट। और फाइन हेयर्स भी होते हैं जो आपको दिखते भी होंगे, वो उनके सराउंडिंग्स में, नोस्ट्रिल के सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे एयर सराउंडिंग में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्या लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारे सिर्फ एयर में, हमारे ऑक्सीजन तो है नहीं, उनके साथ डस्ट पार्टिकल्स और अदर गैसेस भी हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या है, ये फाइन हेयर्स और म्यूकस जो है हमारे नोज़ के सरफेस एरिया में, वो उसमें जाकर स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण वो हमारे लंग्स में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाते हैं। और इस तरह से हमारा जो हमारे नोज़ में जो फाइन हेयर्स है और जो म्यूकस है, यह हमें क्या करता है, यह हमारे लंग्स में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये फाइन हेयर्स और म्यूकस डस्ट के जाने से रोकते हैं और हमें उससे प्रिवेंट करते हैं। ओके, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, हमारे रेस्पिरेशन में जो भी सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स साथ में मिलकर कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हम कहते हैं कि यह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें आप एक लंग्स से अवेयर है। लंग्स सारे बच्चों को पता है, और कोरोना के दरमियान आपको वैसे भी पता लग गया है कि हमें लंग्स में ही इन्फेक्शन होता था। तो लंग्स भी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ओके, आप सब अभी सोच रहे होंगे कि मैम ने कहा कि ब्रीदिंग करते हैं, तो बेटा ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ नॉट द सेम थिंग। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन and we exhale out carbon dioxide, this process we only said that breathing, okay, and respiratory system is other than this. हम आगे उसको पढ़ेंगे। Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. आप क्या है, जब आप अननेसेसरी अपने माउथ को खोल के रखते हैं, तो क्या है, मम्मा पापा मना करते हैं, अननेसेसरी फेस माउथ को ओपन नहीं करते, सिर्फ हमें खाना खाने के लिए ही ओपन करना चाहिए। क्योंकि जब हम अननेसेसरी ओपन करेंगे तो क्या है, हमारे माउथ के अंदर से ही क्या है, हमारे नेसल पैसेज से जो विंड पाइप जा गई होती है, और हमारे जो माउथ से हम खाना खा रहे होते हैं, उनकी जो फूड पाइप होती है, दोनों क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। बस उनमें एक कवर्ड से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, जिससे क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, एयर पास ऑन कर रहे हैं, वो उसकी पाइप को क्या करता है, क्लोज कर देता है। तो क्या है, अगर हमारा माउथ खुला रहेगा तो हमारे एयर हम माउथ से भी डाल पाएंगे, है ना, हम अंदर सांस ले पाएंगे, और हमारे माउथ से जो अंदर जाएगा डस्ट पार्टिकल्स, वह क्या होंगे, उनमें कोई रिफाइन सिस्टम नहीं होगा, वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाएंगे। और आपको पता है कि डस्ट में, पॉल्यूटेंट एयर में क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है, वह हमारे अंदर भी चले जाएंगे और वो हमें हार्म करेंगे। वी मे कंक्लूड देन that air contains some gases, water vapor and dust particles, as we already read in our previous paragraph, that some gases are present in our air, that is oxygen,
ऑक्सीजन को हम सिंपल में O2 कहते हैं, इसका फॉर्मूला है ये, और CO2 कहेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को, और नाइट्रोजन है उनको ओनली N लिखते हैं। ये आप आगे जाके क्लास 9th में पढ़ोगे या मे बी क्लास 8 में भी पढ़ोगे। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमने पढ़ा। और वाटर वेपर जो हमने पिछले क्लास में पैराग्राफ में पढ़ा था कि हाँ ये सब गैसेस फाउंड होते हैं हमारे एयर में, हमारे सराउंडिंग में होते हैं। और भी कुछ नोबल गैसेस हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है वो कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैसेस होती है? एज वी ऑलरेडी रीड, और आप सारे स्मार्ट हो, आपको पता है कि हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 78%। एंड ऑक्सीजन की 21%। और सबसे कम है CO2। आपको पता है CO2 इज़ हार्मफुल फॉर अस, है ना। ये क्या है, प्लांट्स के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे एटमॉस्फेयर में हो जाए तो ये हमें काफ़ी परेशान कर सकता है, ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.04%। तो आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट बनाते हैं। यह टोटली हमारे सराउंडिंग्स में 99% कवर करते हैं ये, है ना। और सिर्फ 1% ही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन जैसे कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं। वो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। ओके। However, there may be some variations in the composition of air from place to place. कहीं कहीं आपको क्या है, इनके अमाउंट में वेरिएशन मिल जाएगा। कैसे? मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में प्लेस में क्या एग्जाम्पल दिया था? दिल्ली का एग्जाम्पल हमने दिया था। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में क्या है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो इस कारण से क्या है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट क्या है? CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरे गैसेस इसके कारण से क्या हो जाते हैं? दूसरे गैसेस की अमाउंट ये का असर हम पे कम होता है, और ये जो कि ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं तो हमारे ये लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं अगर वह ऑक्सीजन है लेकिन अगर उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम जो गैस ले रहे हैं वो तो हमारे अंदर जो जा रहा है वो CO2 का लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ओके नहीं है या बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हार्मफुल है हमारे लिए। वी सी दैट एयर कंटेंट्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि हमने देखा है, यह जो पाई चार्ट दिया हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का 11.9 फिगर में आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल एरिया है इसका हाफ से ज़्यादा पार्ट मीन्स 78% पार्ट जो हमने पहले ही पढ़ रखा है वह क्या है, नाइट्रोजन है। और 21% पार्ट में क्या है, 21% पार्ट में ऑक्सीजन है, और ये 1% है जिसमें क्या है, अदर गैसेस हैं। तो इस तरह से आप ये पढ़ चुके हो पहले। ओके। इन फैक्ट these two gases together make up 99%। तो वैसे हमने देख लिया है पहले ही कि हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% बना रहा है दोनों मिलकर। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे एयर के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। और हमने देखा था उसमें O2 है, CO2 है मीन्स ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है और अदर गैसेस हैं। ओके। 11.3 हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉयल। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको वाटर एंड सॉयल में जो रह रहे हैं, हमें बाहर तो पता है कि जो हम बाहर की तरफ रह रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, हमें तो ऑक्सीजन ईजिली अवेलेबल हो जा रहे हैं। लेकिन जो एनिमल और प्लांट्स क्या है, सॉयल के अंदर हैं या वाटर में लिविंग हैं, तो वो कैसे ऑक्सीजन लेंगे? तो बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ कि ऑक्सीजन जो है वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं, जिस कारण जो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल हैं, जैसे कि जिसके एग्जाम्पल हैं आपको फ़िश क्या करती है, फ़िश आराम से क्या कर सकती है, फ़िश आराम से
अपने वाटर में जो सॉल्युबल हैं एयर पार्टिकल्स जो हैं उसमें से ऑक्सीजन जो सॉल्युबल अमाउंट में उसको अच्छे अमाउंट में मिल जाती हैं, वह उसको आराम से ले लेते हैं और वह अपना रेस्पिरेशन का काम करते हैं। ओके, और ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यू नो ना। टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली इन अ ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड स्टैंड आपको पता है, किसी भी स्टैंड के जब 4 लेग्स होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इसके ट्राईपॉड है या 3 पैरों वाला है। ओके, तो आप किसी भी ट्राईपॉड स्टैंड को ले लो और उसमें आपको क्या करना है, हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राईपॉड। हमने एक ग्लास या मेटल का कंटेनर लिया है और उसे हम एक ट्राईपॉड पे उसको हीट कर रहे हैं, उसको हीटिंग दे रहे हैं। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, जब वाटर बॉयल होने वाला होता है, लुक केयरफुली, उससे पहले आपको देखना है। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि क्या है, सबसे पहले तो आपके उसको सराउंडिंग्स में, उस वेसल्स के सराउंडिंग्स में, जैसे आपको यहाँ सराउंडिंग्स में दिख रहे होंगे, यहाँ आपको छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे। जब वो क्या है, सरफेस एरिया पे वाटर क्या है, हीट होगा, फिर आपको उसके सराउंडिंग्स में दिखने लगेंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे नीचे के वाटर जो है, सरफेस के वाटर गर्म होते जाते हैं, हीट होते जाते हैं, वह लाइट होने के कारण ऊपर आते जाते हैं। और जो ऊपर के ठंडे पानी है ना, वो क्या है, मतलब हैवी होने के कारण वो नीचे जाते हैं। इस तरह से वाटर क्या करता है, वाटर जो गर्म होते हैं वो ऊपर आते जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आते हैं, और जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाते हैं। और इस तरह से रोटेटली ये सारे वाटर जो कंटेनर में फिल्ड हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे इवनली हीट हो जाते हैं। ओके, लेकिन हमें इसमें कुछ और ही बताया जा रहा है एक्टिविटी में, वो हम पढ़ते हैं। केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या आपको इसके अंदर बबल्स दिखाई दे रहे हैं? तो यस, आपको यहाँ बबल्स दिख रहे हैं। ओके, These bubbles come from the air dissolved in water। ये बबल्स क्या हैं, ये बबल्स और कुछ नहीं बल्कि जो वाटर में जो एयर है, जैसे आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन आराम से ये सॉल्यूट हो जाते हैं, जिसे क्या करते हैं, जिसे वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, लेते हैं। वैसे ही पानी में भी आपको पता है ये भी वाटर है, तो इसमें भी क्या है, एयर है सॉल्युबल। तो क्या है, ये बबल्स और कुछ नहीं, एयर है। When you heat the water to begin with, the air dissolved in its escapes। और वही एयर क्या होते हैं, जैसे जैसे हम वाटर को हीट करते हैं, वह वेपर के रूप में, वह वेपर के फॉर्म में क्या होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में एयर में इवापोरेट हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जो हमने एक्टिविटी की थी ग्लास की, उसमें हमने पढ़ा हुआ था। As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begin to boil। और हमें पता है जब सराउंडिंग्स के सारे वाटर क्या हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे, तो क्या होंगे, फिर वो बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि वह अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर आ जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। जब वाटर 100 डिग्री सी पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वी लर्न इन चैप्टर 5 and 6 दैट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। हमने चैप्टर 5 में और 6 में पढ़ा हुआ है कि एनिमल जो है, वाटर बॉडीज में जो रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वह वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं, जो कि हमें पता है, पहले से आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ गैसेस, जिसमें से एक ऑक्सीजन भी है। तो इसको वाटर एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं। दी ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉयल, हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर में एनिमल्स जो रहते हैं, जो वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉयल वाले एनिमल्स के बारे में। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉयल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। ऐसा ही है ना। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है, हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन हमारे जो फूड है, अगर हमें एनर्जी कैसे मिलेगी,
जब उनका अच्छे से ब्रेक डाउन होगा तो हमारी फूड क्या है, हमारे सेल्स में जब जाती हैं, हमारे बॉडी क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। तो इन सेल्स में जब हमारा फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो हमारे बॉडी में रहता है, उसका ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसकी ब्रेक डाउन होती है, किसकी, फूड की ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद हमारा फूड हम क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। तभी मेन प्रोसेस हमारे सेल्स में होता है जहाँ की फूड का ब्रेक डाउन होता है और वो फूड एनर्जी रिलीज करती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत है, हमें उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए तो कहते हैं, हर जगह कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, चाहे वो हम इंसान हो चाहे वो प्लांट्स हो। हम एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमन भी आते हैं। यस, तो अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वी बोथ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। ओके, एक्टिविटी 6। अब हम एक्टिविटी 6 में क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और ग्लास, add water to it and note what happens. Figure 11.11. Do you see bubbles coming out from the soil? These bubbles indicate the presence of air in the soil. जब हम क्या करेंगे, ड्राई सॉइल को, सूखे हुए लंप वाले सॉइल को, जो कि हमें डायग्राम में दिखाया गया हुआ है, उसको हम एक बीकर में लेंगे या फिर एक ग्लास में लेंगे। बेटा बीकर हम क्या है, लैब में जो यूज़ किए जाते हैं यूटेंसिल्स, जो ग्लास के बने हुए होते हैं, कांच के बने हुए होते हैं, जो यहाँ पे आपको शो किया गया है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लैब के साइंटिफिक साइंस के वर्ड्स में हम इसे बीकर कहते हैं। आप इसके लिए एक दूसरा कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो। इसको देखने के लिए, इस एक्टिविटी को देखने को, फिगर 11.11 में दिख रहा है, सॉयल हैज़ एयर इन इट। यहाँ लिखा हुआ है सॉयल हैज़ एयर इन इट। ये इसमें कैसे पता लग रहा है हमें, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे हमें बबल शो हो रहा होगा, कहाँ पे, इस बीकर में, जिसमें कि सॉयल के लंप डाले गए हैं, ड्राई सॉयल के, और burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. क्या है, जब हमने इस सॉइल को बीकर में डाल के हीट किया, हमने इसमें गर्म दिया, हमने ट्राईपॉड पे आपने देखा था, हमने उसको क्या किया, हीट दिया। तो ये जो है, हमने बीकर में सॉइल डाले हुए हैं, सॉइल में हमने वाटर डाला, तो हमने क्या देखा, हीट करने पे सॉइल से क्या हो रहा था, बबल्स वाटर में हमें शो हो रहे थे कि वह पहले निकल रहे हैं। अगर आप हीट नहीं भी करोगे और आप फिर भी अगर मिट्टी में क्या करोगे, ड्राई मिट्टी में अगर वाटर डालोगे, तो आपको उसके पोर्स से एयर बबल्स निकलते हुए ज़रूर दिखेंगे। क्या है, इन्हीं एयर बबल्स जो होते हैं, या जो सॉयल में जो पोर्स हैं, इसी से एयर अंदर रहते हैं, जिससे कि क्या है, जो बहुत डीपली बरोज करके रैट्स या स्नैक्स जो होलोज में रहते हैं, नीचे मिट्टी के अंदर फील्ड एरिया में, वो सब ब्रीद इन कर पाते हैं और उन्हें आसानी से ऑक्सीजन मिल पाता है। हाउएवर व्हेन इट रेन हैवली, जब बहुत ज़्यादा रेन होता है, आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा रेन होता है तो वो क्या करते हैं, वो तो बड़े बड़े ट्रीज़ को अपरूट कर जाते हैं। तो जब अपरूटिंग हो गई तो रूट जो फर्मली अटैच्ड होते हैं सॉयल से, वह भी सॉयल को छोड़ देते हैं और सॉयल भी फ्री टू मूव हो जाते हैं, और प्लांट और ट्री भी। तो क्या है, इस तरह से जो मिट्टी है वह धुल के, यहाँ कहीं भी सॉयल इरोजन हो जाता है, वह एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, और इस तरह से वो जो एनिमल होलोज में रहते हैं, बरोज में रहते हैं, वो भी आगे निकल जाते हैं और वह भी बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इवन उनके पास अंदर क्या होता है, वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस, वाटर पूरे स्पेस को फिल कर देते हैं, क्योंकि उनमें होल होते हैं जिनमें एयर रहते हैं, ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉयल। जिस स्पेस में, जिस प्लेस में एयर भरी होती है, उसकी जगह को वाटर फिल अप कर देते हैं, तो एयर क्या हो जाते हैं, वहाँ से रिमूव होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉयल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। अब जो अंदर एनिमल रह रहे हों, या फिर वो कटिंग ऑफ सॉयल की वजह से, कि सॉयल वहाँ से हट जाते हैं वाटर के कारण, हैवी रेन के कारण,
तो वो इसलिए बाहर आ गए हों, या फिर जो अंदर हैं उनको क्या है, वाटर फिल हो गए हैं सॉइल में, तो वहाँ क्या है, एयर पार्टिकल्स के लिए जगह नहीं है। तो उन जो बरोज में, होल्स में जो एनिमल रहते हैं अंदर इनसाइड में, वो लिव कर रहे होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि हर किसी को एनर्जी ज़रूरत है काम करने के लिए। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवर्म्स कम आउट ऑफ द सॉयल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स? तो आपको इससे यह पता लग गया होगा कि अर्थवर्म्स क्यों हैवी रेन्स में बाहर आ जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफियर डज नॉट गेट यूज्ड अप through a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसको हम इतने लार्ज नंबर में हम एनिमल क्या कर रहे हैं, एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह इसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी वह क्या है, वह हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो क्या हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? कौन है जो फिर से रिफिल कर रहा है, फिर से भर रहा है, उस ऑक्सीजन की लैक को, कमी को पूरा कर रहा है? तो हम, आपको पता है, हमने बचपन से ही क्लास 3 से ही आपने पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बाय प्लांट्स होती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस प्लांट करते हैं, और इस प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं वह उसके रिगार्डिंग बहुत कम है, उसके कंपेयर में काफ़ी कम है, जिस कारण कि सिर्फ क्या है, प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन, प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग और प्लांट सारे रेस्पिरेशन में क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन। लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका लेवल इतना ज़्यादा है, उसके रिगार्डिंग हमारा, उसके कंपेयर में हमारे रेस्पिरेशन में जो हम ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं वो इतना कम है कि वह इसका रिफिलिंग हो जाती है, उसकी कमी कभी नहीं होती। ओके, हम ये पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या इसने ऐसा ही लिखा है? हाँ, इसने ज़रूरी ऐसा ही लिखा होगा। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से ऑक्सीजन इतने यूज़ के बाद भी कैसे रिप्लेस हो जाते हैं और रिफिल हो जाते हैं? In chapter 4 we read about photosynthesis. In this process plants make their own food and oxygen is produced along with it. आपने देखा, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। वी ह्यूमन बींग और प्लांट्स, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सारे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और वो हमें ज़रूरत भी है। जब हम खाना खाएंगे और रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो हमारे खाने का कोई फ़ायदा क्या है? हम इसलिए तो खाना खाते हैं कि हमें एनर्जी मिले और हम अपने लाइफ प्रोसेस को कर सकें। अब आप सोचोगे, अब मैम ने लाइफ प्रोसेस बोल ही दिया है, अब मैं बोल चुकी हूँ तो मुझे ये बताना भी होगा। अब लाइफ प्रोसेस बेटा, जो भी हम खाना खा रहे हैं तो जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो भी हमें लिविंग रहने के लिए, इन हमें वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में सर्वाइव करने के लिए, जो हमारे लाइफ को ज़रूरी है हमारे लिविंग रहने के लिए, उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैट दे कंज्यूम। तो वो जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। That is why we say plants produce oxygen. इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स कर रहे हैं क्या, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ओके, अगर थोड़े बहुत कोई चीज़ की प्रोडक्शन किसी से हो रही है तो हम उसको रिमार्केबल नहीं करते, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, हम इसी से ले रहे हैं। इट मीन्स हम ऐसा नॉन है, और सभी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन सिर्फ कहाँ से पा रहे हैं, सिर्फ हम ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट से। एज़ आपको पता ही होगा, जब हम रेस्पायर करते हैं तो उसके साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी जाते हैं, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे पास, हमारे अंदर से हम ब्रीद आउट में कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी क्वांटिटी एक्सहेल करते हैं, लेकिन उसके साथ सम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कम अमाउंट में होता है, तो इसलिए हम उसे काउंट नहीं करते। ओके, इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. The balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animal and by the photosynthesis in plants. तो क्या है, जो हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जो प्लांट्स ले रहे हैं, और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं,
तो क्या है, हम रेस्पिरेशन में उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बन रहा है वो क्या है, इसको लेवल कर देता है, इसको बैलेंस कर देता है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम क्या, इससे क्या पता लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे पे, वी प्लांट्स और वी ह्यूमन बींग और एनिमल्स क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। क्या है, प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम ह्यूमन बींग जो CO2 एक्सेल कर रहे होते हैं वह प्लांट यूज़ करता है, और प्लांट जो ऑक्सीजन हमें दे रहा होता है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और सम एनिमल्स ऑल्सो ईट, दे आर हार्बिवोर्स एंड दे ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स, एज यू ऑलरेडी नो। तो क्या है, इस तरह से हमें यह पता लग गया कि हम दोनों क्या है, वी एनिमल्स और वी ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स इज इंटरडिपेंडेंट ऑन each others. Okay, we can now appreciate how important air is for life on earth. Okay, are there any other uses of air? क्या और भी कुछ यूजेस हैं एयर के? यस, बहुत सारी यूजेस हैं, बहुत सारी यूजेस है। अभी हमें पता है, बहुत सारी लोग जो साइंटिस्ट हमारे हैं वह पता करने में हमेशा जुटे रहते हैं और कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? क्या आपने विंड मिल के बारे में सुना है? ये देखो, ये विंड मिल, इसका नाम ही है विंड, विंड से चलने वाला मिल है ये। ओके, तो ये क्या है, जैसे जैसे हवा की तेज़ी होती है ये अपना काम को और तेज कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। 11.12 फिगर में अ विंड मिल शो किया गया है। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट, और विंड की कारण ही ये जो विंड मिल है ये रोटेट करता है, मीन्स अपनी जगह पे स्पिनिंग करता है। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। इससे क्या है, जो फ्लोर मिल्स होते हैं, आटे के मिल्स होते हैं या फिर ट्यूबवेल्स हैं, उनको भी क्या है, उससे वाटर को खींचने में हेल्प मिलता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल काफ़ी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करने में यूज़ में लाया जाता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यॉट्स, जो क्या है, यॉट्स को सेलिंग करने में, चलाने में क्या हेल्प करते हैं, एयर काफ़ी हेल्प करते हैं। नहीं तो जो सेलर्स हैं, जो आपके शिप को या यॉट्स को चलाते हैं, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन अगर एयर उनका साथ दे तो उन्हें काफ़ी हद तक हेल्प मिलता है और उनकी मेहनत कम हो जाती है। लेकिन हाँ, ज़्यादा एयर अगर स्टॉर्म का रूप ले ले तो वो भी उनके लिए डेंजरस हो जाता है। ओके, ग्लाइडर्स जो है, आपने पैराग्लाइडर्स देखे होंगे या पैरासूट्स और एरोप्लेन्स, इन सब को भी फ्लाइंग करने के लिए एयर के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्या है, आपने पढ़े ही होंगे कि बर्ड्स के फेदर्स जो हैं, विंग्स जो हैं, वह भी क्या है, लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिससे वह फ्लाई कर पाते हैं, और एयर उनको सपोर्ट करता है जिससे उनको उड़ान भरने में आसानी होती है। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर क्या है, सीड्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। वह एयर के ज़रिए क्या है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करके एयर के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, और जहाँ ये जाकर गिरते हैं, जिस मिट्टी पर जाके गिरते हैं, वहीं पे एक न्यू प्लांट्स जनरेट करते हैं। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जो मैंने वीडियो डाले हैं इस चैप्टर के, उसमें मैंने आपको वाटर साइकिल बताया हुआ है कि कैसे रेगुलेट होता है। इसके लिए भी वो एयर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा फंक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।